हेलो बच्चों। आज आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बट इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़े से कुछ टर्म्स हैं जो पुराने आपने पढ़े हैं, उनका एक रिकैप ले लेते हैं। पहला टर्म है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एटम के स्ट्रक्चर को रिकॉल किया जाए तो एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें हमें पता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसके अराउंड मेरे हमारे पास डिफरेंट शेल्स होते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका एक एटम न्यूट्रल स्टेज में है, न्यूट्रल मींस उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब जितना उसमें पॉजिटिव पार्ट होगा उतना ही नेगेटिव पार्ट होगा। मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होंगे अगर आपका एटम एक न्यूट्रल एटम है, आयन नहीं है, ठीक है। तो अगर एटॉमिक नंबर की बात की जाती है तो वो बराबर होता है आपके काउंट ऑफ प्रोटॉन के, जो कि फर्दर इक्वल होता है काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के अगर एटम न्यूट्रल है, ठीक है। तो यहां से हमें एटॉमिक नंबर के बारे में पता लग गया, जो कि बराबर है प्रोटॉन का काउंट जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, और इलेक्ट्रॉन का काउंट जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिटल्स में। फिर मास नंबर की बात आती है। मास नंबर को ए से, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये माना जाता है कि एक एटम का जो मास है वो सेंटर जो कि न्यूक्लियस है उसमें कॉन्सेंट्रेटेड होता है। और सेंटर न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है? प्रोटॉन्स पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इसलिए जो मास नंबर है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की समेशन को कहते हैं, ठीक है। तो हमें दो टर्म्स क्लियर हो गई, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। अब इसे हमने अप्लाई करना है आइसोटोप्स और आइसोबार्स की डेफिनेशन को समझने के लिए। सबसे पहले आइसोटोप्स की बात करेंगे। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होगा। बिकॉज वो सेम एलिमेंट के एटम्स है तो एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा। बट क्या डिफरेंस होता है? उनके मास नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इनका Z जो है वो सेम रहता है, बट इनका A जो कि मास नंबर है वो इनका डिफरेंट होता है। इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? ये एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के और इन्हें कहते हैं आइसोटोप्स। थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। यहाँ हमने बात करी कि आपका Z जो है वो सेम है, दैट इज एटॉमिक नंबर सेम है। अभी मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर आपका एटॉमिक नंबर सेम है मतलब उनके प्रोटॉन्स का काउंट सेम है। डिफरेंट मास नंबर का मतलब है मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का काउंट, जो न्यूक्लियोन्स कहते हैं जिन्हें, उनका काउंट। तो बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है तो क्या चीज वेरी कर रही होगी उस समेशन में? उस समेशन में न्यूट्रॉन्स का काउंट बेसिकली वेरी कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो मास नंबर है वो अलग आता है, ठीक है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमें यहाँ पे लेना है हाइड्रोजन एटम का। अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। आपको याद करने पड़ेंगे कि किसके कितने आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन 1 जिसे प्रोटियम बोलते हैं, हाइड्रोजन 2 जिसे ड्यूटेरियम बोलते हैं, एंड हाइड्रोजन 3 जिसे हम ट्रीटियम बोलते हैं, ठीक है। इसमें अब क्या डिफरेंस है? हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि आइसोटोप्स के लिए जो Z है वो सेम होता है। Z मतलब उसका प्रोटॉन्स जो है वो सेम होंगे, बट क्या वेरी करेगा? उसका A जो है वो डिफरेंट रहता है। A डिफरेंट है बिकॉज ऑफ उसके न्यूट्रॉन्स के काउंट के डिफरेंस की वजह से, क्योंकि प्रोटॉन्स का काउंट तो नहीं बदल रहा, वो हमने Z के अंदर बता दिया कि Z सेम है तो प्रोटॉन सेम है। तो A में क्या डिफरेंस आएगा? A क्योंकि समेशन है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, तो प्रोटॉन का काउंट सेम है क्योंकि हम बोल रहे हैं Z नहीं बदल रहा, बट क्या काउंट बदल रहा है? आपका न्यूट्रॉन्स का काउंट यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर चेक करते हैं आप। जैसे आपका ये प्रोटियम है, प्रोटियम को आप लिखते हैं H1 एंड इसका 1, H11, दिस इज हाइड्रोजन 1 प्रोटियम। कैसे पता लगा? इसके अंदर एक प्रोटॉन था, ठीक है। अगर प्रोटॉन एक है तो इलेक्ट्रॉन भी एक होगा, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होते हैं एक एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी वो एक न्यूट्रल एटम बनेगा। बट आप यहाँ देख पा रहे हैं कितने न्यूट्रॉन्स हैं? न्यूट्रॉन्स यहाँ पे 0 है। तो इस केस के अंदर आपका Z क्या है? यहाँ पे Z का वैल्यू 1 है, क्योंकि ये बराबर होता है प्रोटॉन के काउंट के। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का काउंट P प्लस N कितना है? वो भी यहाँ पे 1 आ रहा है। तो इसका मतलब इसका मास नंबर कितना हुआ? 1 हुआ। सेकेंड केस की चेक करिए, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम हो गया हाइड्रोजन, ये होता है 1 2। ऊपर हम हमेशा मास नंबर लिखते हैं, नीचे हम हमेशा अपना एटॉमिक नंबर लिखते हैं। तो बिकॉज यहाँ पे प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 हो जाएगा।
अब 1+1 दैट इज 2, इसका मास नंबर है 2, इस वजह से ये आपका सेकंड आइसोटोप हो गया हाइड्रोजन का, जिसको हम ड्यूटीरियम बोलते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर हाइड्रोजन का थर्ड आइसोटोप है ट्रीटियम, जिसे हम टी से, कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं प्रोटॉन का काउंट सेम है। अच्छा, इन सब में प्रोटॉन का काउंट सेम रहेगा बिकॉज ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के काउंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा बिकॉज हमें जेड का वैल्यू सेम रखना है, तभी सेम एलिमेंट होगा वो। तो यहाँ पे प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1, बट यहाँ पे जो न्यूट्रॉन होते हैं वो 2 हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका मास नंबर 2+1 3 हो जाता है। तो आप इसे लिख सकते हैं H13। सो दिस इज द ट्रीटियम एटम। तो यहाँ पे प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, इन सबके मास नंबर में डिफरेंसेस हैं। मास नंबर में डिफरेंस है बिकॉज सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूट्रॉन के काउंट में डिफरेंस आ रहा है, बट बिकॉज ये सेम एलिमेंट के एटम्स हैं, इनका प्रोटॉन सेम है, इनके इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, कार्बन का एक एग्जाम्पल है। कार्बन भी 3 आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, फर्स्ट वाले केस में 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन है। देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर रहेंगे क्योंकि हम न्यूट्रल एटम्स की बात कर रहे हैं। तो कार्बन 12 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कार्बन, क्योंकि उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं तो 6 हो गया उसका Z, दैट इज द एटॉमिक नंबर, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो गए यहाँ पे 12, तो ये हो गया 12C6। सेकंड है 13 का। 13 के अंदर क्यों 13 है? क्योंकि अब यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे 6 प्रोटॉन है बट 7 न्यूट्रॉन है, तो 6 एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। ठीक है, क्या वेरी कर रहा है? न्यूट्रॉन्स वेरी कर रहे हैं, जो कि मास नंबर में डिफरेंस लेकर आएंगे, जो कि इसको 13 बना देंगे। फाइन। फिर आती है बात नेक्स्ट की, कार्बन 14। कार्बन 14 इज कार्बन 6 इसके प्रोटॉन्स हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर 6 होगा और 6 + 8 विल गिव यू 14, जिसकी वजह से इसका मास नंबर 14 हो जाएगा। तो आप, आई होप यहाँ पे ये बात समझ आ गई होगी कि एक्चुअली न्यूट्रॉन्स का काउंट सेंटर में वेरी करता है, जिसकी वजह से मासेस में डिफरेंस आ जाता है। ओके, तो ये आपके आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो हमने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पढ़े, हमने कार्बन के आइसोटोप्स पढ़े। इसकी कुछ एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। अब ये जो आइसोटोप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स जो हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन 12, 13, 14 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, बट इसमें से जो कार्बन 14 है उसका कुछ और एप्लीकेशन होगा, 13 का कुछ और होगा, 12 का कुछ और होगा। तो कार्बन 14 हमारे लिए बेसिकली बहुत यूजफुल है क्योंकि ये आपके ओल्ड स्पेसिमेन से उनकी एज फाइंड करने में मदद करता है। अगर हमें कोई पुराना मटेरियल मिलता है, ऐसा मटेरियल जिसमें कार्बन का कंटेंट पाया जाता है, हम उससे ये पता कर सकते हैं कि वो कितने साल पुराना है। तो ये एस्टिमेशन ऑफ एज में मदद करता है कार्बन 14 का आइसोटोप। ये काम कार्बन 12 या कार्बन 13 का आइसोटोप नहीं कर पाएगा। कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में काम आता है। आयोडीन 131, ये आपका आयोडीन का एक आइसोटोप है जो कि आपका ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर में काम आता है। और यूरेनियम 235, ये एज अ फ्यूल काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि आप इनकी याद कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है कि अलग अलग आइसोटोप्स जो हैं उन सबका एप्लीकेशन डिफरेंट होता है एक दूसरे से। अच्छा, अब यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स की बात करते हैं। देखिए, मैं इसमें आपको क्लोरीन के एग्जांपल लेके आपसे बात करूंगी इसकी। क्लोरीन जो है वो 2 डिफरेंट आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, बट ये 35 और क्लोरीन 37, ये आपके 2 आइसोटोप्स हैं जिस फॉर्म में ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ये किस रेशो में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं? ये एग्जिस्ट करते हैं 3:1 में। मतलब अगर आपके अराउंड में कोई गैस प्रेजेंट है, क्लोरीन गैस है, आपके अराउंड एयर है, उसमें क्लोरीन होगा, तो उसके अंदर 3 पार्ट्स होंगे 35 वाले आइसोटोप के, और उसमें 1 पार्ट होगा 37 वाले आइसोटोप का। तो अब हमें एक जनरल कैलकुलेशन करते समय कैसे पता लगेगा कि क्लोरीन का हमें क्या मास जो है वो कंसीडर करना है? तो ये बात हमें पता लगती है जब हम इन दोनों आइसोटोप्स के उस रेशो से उसके मासेस का एक एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, क्योंकि इसका 35 वाला जो मास नंबर है वो 3 पार्ट्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो 3 पार्ट्स मतलब टोटल परसेंटेज कितनी होती है? 100। टोटल परसेंटेज अगर 100% है तो 100% में से अगर 3 पार्ट्स जो है वो 35 वाले आइसोटोप के हैं, मतलब 75%
एग्जिस्टेंस जो है वो 35 वाली क्लोरीन की है, और जो 25% बच गया वो परसेंटेज हमारे पास 37 वाली क्लोरीन की है। ठीक है, बिकॉज 75 + 25 विल गिव यू 100। अब आपको क्या करना है, इस परसेंटेज को इस मास के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 75% के साथ, दैट इज 75/100, प्लस आप 37 को, जो कि 37 मास नंबर वाला आइसोटोप था, 25% प्रेजेंट, उसको आप 25/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ नहीं कर रहे, बेसिकली जैसे हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं मैथ्स के अंदर, ये वही है, एवरेज कैलकुलेट करिए, आपको परसेंटेज पता लगा लिया आपने, और आपने पर्टिकुलर मास के साथ उस परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप इसे कैलकुलेट करके लेके आएंगे, आपके पास आपका आंसर आएगा 105 + 4 एंड 37/4, जो फर्दर कैलकुलेशन के बाद आपको आंसर देगा 35.5 U। इसीलिए हम जब भी क्लोरीन के बारे में बात कर रहे हैं और आपको कोई नहीं पता कि 35 वाले आइसोटोप की बात करिए या 37 वाले की, हम जनरल क्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो हम हमेशा उसका जो मास लेते हैं वो 35.5 U कंसीडर करते हैं। तो इस तरीके से आपके पास न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, जिसमें या तो आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना हो सकता है, या फिर ये जो परसेंटेजेस हैं ये आपको कैलकुलेट करने के लिए दी जा सकती है। तो आप अननोन वैल्यू को एक्स लेट कर लीजिए एंड यू आर एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। आइसोबार्स की अब बात करेंगे। अब आइसोबार्स क्या है, आइसोबार्स सबसे मेजर डिफरेंस आइसोटोप्स और आइसोबार्स में, आइसोटोप सेम एलिमेंट की बात हो रही थी, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एटम्स जो है उनकी बात होती है, ये अलग अलग है, ये सेम नहीं है। तो अगर ये अलग अलग है तो इनका Z अलग होगा, मतलब इनका जो एटॉमिक नंबर का वैल्यू है Z, ये यहाँ पे अब डिफरेंट होता है, बट इनका जो मास नंबर है वो सेम होता है, क्योंकि मास नंबर बेसिकली समेशन है। तो दो डिफरेंट नंबर्स का समेशन सेम आ सकता है, जिसकी वजह से ये आपस में इनका रिलेशनशिप क्या होता है, ये आइसोबार्स कहलाते हैं। तो आप यहाँ पे एक बात समझिए कि आइसोबार्स जो हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं, और क्योंकि ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। फाइन, इसके एग्जांपल्स देखिए। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास आर्गन। आर्गन 18 नंबर पे पाया जाता है, 18 मतलब इसके 18 प्रोटॉन्स होंगे, बट इसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स का काउंट है वो 22 है, बट 18 + 22 40 बनता है। फाइन, आपका पोटेशियम है, 19 इलेक्ट्रॉन्स है, 19 ही प्रोटॉन है, मतलब Z का वैल्यू 19 है, बट इसमें न्यूट्रॉन 21 है, तो जब आपने इन दोनों को प्लस किया आपके पास अगेन 40 आया, तो इसका मास नंबर भी क्या हो गया, 40। सिमिलरली कैल्शियम, 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन्स और 20 ही न्यूट्रॉन, तो 20 + 20 भी आपको क्या दे दिया, यहाँ पे 40 आ गया फिर से। तो इन तीनों केसेस के अंदर ना प्रोटॉन सेम है, ना इलेक्ट्रॉन सेम है, ना न्यूट्रॉन सेम है, बट न्यूक्लियस का जो मास है, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समेशन है, वो 40 आ रहा है। तो बिकॉज इनके मास नंबर एक दूसरे से रिजेंबल कर रहे हैं, दैट इज वाई इनमें क्या रिलेशनशिप हुआ, इनमें ये रिलेशनशिप हुआ कि ये आपस में आइसोबार्स हैं, बिकॉज इनका ये जो 40 है, जो कि आपका A का वैल्यू होता है, ये सेम आ रहा है। फाइन, दीज आर योर आइसोबार्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, आइसोटोप्स, आइसोबार्स। इवन इसमें मैंने आपको किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा वो भी आपको मैंने बताया है। Subscribe the channel, and any doubt you can ask me in the comment section. Thank you. Keep learning. Bye bye. Take care.